Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cost of capital. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने साथ में 2024 के एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करके इस चैप्टर को आज अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन 12 तक लास्ट क्लास हो गया था। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन 13 से। क्वेश्चन 13। ठीक है। T Limited has the following capital structure. Equity share capital 10 lakh shares है। 10 lakh is the number of equity shares. Amount rupees in lakhs कितना दिया हुआ है? 100 lakhs। 100 lakhs टोटल फेस वैल्यू है। और कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं? 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। So what is the face value of one share? 10। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 10। तो एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 ईच है। रिटेन्ड अर्निंग्स ₹130 lakhs। 14% डिबेंचर्स यानी 14% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 70,000 डिबेंचर्स। सो 70,000 is the number of debentures. अमाउंट कितना है? ₹70 lakhs. So ₹70 lakhs is the book value. That is the face value of the debentures. यानी debentures का total face value ₹70 lakhs है and number of debentures कितने हैं? 70,000. So what is the face value of one debenture? ₹100. समझ में आ रहा है ना? जैसे इससे पिछले क्वेश्चंस में अपने क्या कर रहे थे? फेस वैल्यू पर शेयर या पर डिबेंचर दिया हुआ था और हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल रहे थे। बट इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिया हुआ है और हम फेस वैल्यू पर शेयर या फेस वैल्यू पर डिबेंचर निकाल रहे हैं। ठीक है। समझ में आया? 16% टर्म लोन यानी 16% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने अमाउंट का टर्म लोन है? ₹100 lakhs। ओके। सो ये सब जो अमाउंट है ये बेसिकली क्या है? फेस वैल्यू या बुक वैल्यू है ना? फेस वैल्यू या बुक वैल्यू एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर is ₹25। The market price per equity share is ₹25। यानी ये क्या है? P हाँ मार्केट प्राइस पर शेयर है। दिस इज P0। करंट मार्केट प्राइस P0 stands for price at 0th point of time. Yes or no? The next expected dividend per share is ₹2। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज ₹2। तो ₹2 क्या है? D1। सो D1 इज इक्वल टू ₹2 एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8%। यानी ग्रोथ रेट इज 8%। 0.8 G इज इक्वल टू 0.8। तो इक्विटी शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस P0 ₹25 दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर D1 ₹2 पर शेयर दिया हुआ है एंड ग्रोथ रेट 8% 0.8 दिया हुआ है। इससे क्या निकल जाएगा? के ई
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? D1/P0 प्लस G. D1 is ₹2, P0 ₹25, and growth rate is 0.08. ठीक है, करके कैलकुलेट करो. कितना आ रहा है? 0.16 यानी 16%. तो K इज इक्वल टू 16%. क्या इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है? नहीं है. दिस मीन्स KR इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू 16%. है ना? ओके. द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. रिडीमेबल. रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - t प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 × 100. ठीक है. सो द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years, यानी एन इज इक्वल टू 6. ठीक है. Redeemable after 6 years at par. The debentures are redeemable after 6 years at par. तो इससे क्या मिला मेरे को? Redemption value is par value, यानी फेस वैल्यू. और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना था? ₹100. सो रिडेम्पशन वैल्यू इज ₹100 पर डिबेंचर. लिखा हुआ है ना, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years एट पार. पार मीन्स एट फेस वैल्यू. और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना? ₹100, यानी रिडीमेबल एट ₹100. सो रिडेम्पशन वैल्यू इज ₹100. द करेंट मार्केट कोटेशन इज ₹90 पर डिबेंचर. ये करंट मार्केट प्राइस है. ये करंट मार्केट प्राइस है एक डिबेंचर का. तो इससे क्या मिलेगा मेरे को? करंट मार्केट प्राइस ₹90 पर डिबेंचर है. करंट मार्केट प्राइस ₹90 पर डिबेंचर है, तो क्या मिलेगा इससे मेरे को? नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इश्यू प्राइस. और इश्यू प्राइस के जगह अपने करंट मार्केट प्राइस को भी ले सकते हैं. तो करंट मार्केट प्राइस को ले सकते हैं. तो हियर इन दिस क्वेश्चन नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू ₹90. तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू ₹90 हुआ ये. द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द फर्म इज ₹50, यानी टी इज इक्वल टू 0.5. है ना? क्लियर. सो केडी निकालने के लिए आई भी चाहिए, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर. आई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर. इंटरेस्ट का रेट कितना है? 14%. और इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना? ₹100. सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर is 100 into 14%. रुपीज 14 पर डिबेंचर. सो I इज इक्वल टू ₹14 पर डिबेंचर. यानी केडी निकालने के लिए सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. केडी इज इक्वल टू I इंटू 1 - t. I 14 है, t 0.5 है, प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन. आरवी 100 है, एनपी 90 है, एन 6 है. द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाई 2 × 100. केडी निकल जाएगा. यस. ओके. और क्या सोर्स ऑफ कैपिटल है? टर्म लोन. टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट
16% है। टर्म लोन के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल KTL कैसे कैलकुलेट करते हैं? I/1 - T। I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, T is rate of tax in decimal, so 16 × 1 - 0.5 is 8%। KTL निकल जाएगा। तो सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल का उनका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी WACC, दैट इज KO, यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स, यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। ठीक है, यानी सारे सोर्सेस ऑफ कैपिटल का मार्केट वैल्यू निकालना होगा। इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख है, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹25 है, यानी इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू 10 लाख इंटू 25 कितना रहे? 250 lakhs। 250 lakhs ये इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू है। इसका अपने क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू 100 है, रिटेन्ड अर्निंग्स का बुक वैल्यू 130 है। तो जो 250 lakhs का बुक वैल्यू है, सॉरी मार्केट वैल्यू है, उसको अपने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू 10:13। 10:13, जिससे कि अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू अलग से मिल जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू अलग से मिल जाएगा, बिकॉज दोनों डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल है जिनका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है। तो इसीलिए उनका मार्केट वैल्यू अलग अलग चाहिए, बिकॉज अलग अलग वेट्स असाइन होगा टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चीज समझ में आया? डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 70,000 है और करेंट मार्केट कोटेशन इज ₹90 पर डिबेंचर, यानी डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू इज 70,000 इंटू ₹90। कितना आ रहा है? ₹63 lakhs। 63 lakhs, ठीक है, ₹63 lakhs आ रहा है। टर्म लोन का मार्केट वैल्यू, टर्म लोन का मार्केट वैल्यू नहीं होता है, तो अपने क्या लेंगे? जो उसका बुक वैल्यू है, ₹100 lakhs। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज ऑफ कैपिटल का मार्केट वैल्यू अपने निकाल लिए, राइट, सो दैट वी गेट द वेट्स। अच्छा, एक चीज, जैसे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जब करेंगे, बी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन इन सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू स्टडी advanced level of financial management, which is also called strategic financial management, there you will learn that loan also has a market value, but loan is not freely traded in the market। तो लोन का भी अपने वो मार्केट वैल्यू नहीं, वो करेंट वैल्यू है बेसिकली। ठीक है, लोन का कोई मार्केट नहीं होता है, लोन का करेंट वैल्यू निकालना अपने सीखेंगे। रीजन, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होने से लोन का वैल्यूज में फर्क आता है। तो बुक्स में तो वैल्यू 100 lakhs है, बट इसका करेंट वैल्यू कैन बी डिफरेंट।
डिपेंडिंग अपॉन द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी जो लास्ट में बोला वो अभी समझने के लिए नहीं है, जस्ट आपको हिंट दे दिया कि जब अपने मास्टर्स में आगे पढ़ेंगे एडवांस लेवल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दैट यू विल नो किस तरीके से होता है। नहीं तो उस समय फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि बीकॉम में वी वर टोल्ड दैट कि लोन का मार्केट वैल्यू नहीं होता है, लोन का वैल्यू इज फिक्स्ड बुक वैल्यू। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आए तो इसलिए हिंट दे दिया है, सो दैट लेटर ऑन यू कैन रिलेट कि हाँ सर ने बोला था कि लोन के केस में करंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, विच डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। क्या क्या नोट्स चाहिए अपने को? पहले सबका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोलते हैं अपने? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उनका अपना अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स का केई, रिटेन्ड अर्निंग्स का केआर, डिबेंचर्स का केडी, टर्म लोन का केटीएल। तो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देन मार्केट वैल्यूज कंप्यूट करेंगे। मार्केट वैल्यूज जब कंप्यूट करेंगे तो इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू को इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू। देन टेबल प्रिपेयर करेंगे जहां पर वी शैल यूज मार्केट वैल्यूज एज वेट्स। Weights will be assigned on the basis of market value, and then we shall proceed to compute WACC, that is Q। ठीक है, ये क्वेश्चन सबके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो कोशिश करो खुद से इसको सॉल्व करने का। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उन लोग मेरे साथ सॉल्व करो। अदरवाइज जिनके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, कॉन्फिडेंस भी है, तो वो खुद से करो। कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है? दोनों ही नहीं है? ओके। नहीं था कुछ, मैंने तो ऐसे प्रॉमिस नहीं किया था कि हर क्वेश्चन में अलग मिलेगा। अभी आएगा ना, अभी और क्वेश्चंस आएगा। चलो, k is equal to d1 by p0 plus g। d1 is rupees 2, p0 rupees 25, g is 0.08। कितना आ रहा है? पूरा कोशिश करना है खुद से करें, बिकॉज ऑलरेडी अपने काफी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं क्लास में, और ये क्वेश्चन अभी डिस्कस भी किया डिटेल में, तो वी कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन बाय आवरसेल्व्स। kd is equal to I into 1 minus t plus rv minus np by n, the whole divided by rv plus np by 2 into 100।
आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर। इंटरेस्ट का रेट 14% है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू ₹100 है, तो 100 का 14% ₹14। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल 0.5। आरवी इज रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन पार में होगा। पार वैल्यू ₹100 है। माइनस नेट प्रोसीड्स। इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में। इशू प्राइस की जगह अपने करंट मार्केट प्राइस यूज कर सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में अगर डिबेंचर्स को इशू करना है तो ₹90 पर डिबेंचर में इशू किया जा सकता है। इसीलिए इशू प्राइस की जगह अपने करंट मार्केट प्राइस को भी यूज करते हैं। एन इज नंबर ऑफ इयर्स। 6 साल के लिए डिबेंचर्स यूज हुए तो एन इज इक्वल टू 6। द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। कितना रहे केडी? 9.13। देन के टी एल आई इंटू 1 - टी। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल 0.5। तो 16 इंटू 1 - 0.5 इज इक्वल टू 8। तो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लिए। देन सेकेंड नोट में अपने मार्केट वैल्यूज कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है? 10 lakhs। और एक शेयर का मार्केट प्राइस पर शेयर ₹25। तो मार्केट वैल्यू हो गया 250 lakhs। ये जो मार्केट वैल्यू है इसको अपने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू which is 10:13. This will be apportioned between equity share capital and reserves and surplus in the ratio of their book values, which is खुद से करने का कोशिश करो। ठीक है, वो लिख लो फिर। जितना खुद से ऑफलाइन आने का क्लास का मतलब क्या हो? गुड 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 गुड, ठीक है, करो। टारगेट करना है कम से कम 7 के ऊपर आना चाहिए। एसजीपी सेंसेक्स में कम से कम, मिनिमम है वो लीस्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10/23 into 250 lakhs. It's coming to how much? 108.70 lakhs.
Market value of retained earnings. Thirteen by 23 into 250, 141.30 lakhs. दोनों मार्केट वैल्यूज का सम टोटल शुड बी इक्वल टू 250 lakhs. तो 108.70 plus 141.30 should be equal to 250 lakhs. Market value of debentures. 70,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और एक डिबेंचर का करंट मार्केट प्राइस ₹90 है. तो 70,000 इंटू 90 इज 63 lakhs. हमने इक्विटी शेयर्स के केस में लैक्स में कंप्यूट किया है, तो डिबेंचर्स का में लैक्स. राइट. अब सारा वर्किंग्स होने के बाद हम लोग टेबल प्रिपेयर करेंगे टू कैलकुलेट weighted average cost of capital using market values as weights. बोलो टोटल मार्केट वैल्यू 413. 413 ना. वेट्स 0.26, टू डेसिमल 0.34, 0. और इसका 0.24 है, तो ये 0.16. जो भी है, इन एनी केस वेट्स का समेशन शुड ऑलवेज बी 1. वेट्स का समेशन 1 होना पड़ेगा. राइट. नहीं हो रहा है तो अपने रॉन्ग कर रहे हैं. What is generally preferred is taking 3 digit because that will give you a closer answer. But we can take up to 2 decimals in CU exam. 1 decimal is nowhere recommended.
मिनिमम 2 डेसिमल्स। जनरली क्या प्रेफर्ड है? बियॉन्ड एसयू 3 डेसिमल्स और 4 डेसिमल्स। यानी प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट को मैं क्या सजेस्ट करूंगा? टेक 3 डेसिमल्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 16 है, के आर 16 है, डिबेंचर्स 9.13 एंड केटीएल 8। चलो अब डब्ल्यू ए सी सी निकालेंगे। 4.16, देन 5.44, देन 1.46, 1.92। टोटल कितना आ रहा है? 12.98। सबको समझ में आ गया? ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को कुछ क्वेश्चंस का एकदम ऑनेस्टली आंसर करना। इज इट पॉसिबल कि एग्जाम में एवरी क्वेश्चन will be a seen question? Is it possible? It is not possible. Definitely, as a student, we expect कि देखा हुआ क्वेश्चंस आए तो मजा आ जाए। ठीक है, बट क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस सीन क्वेश्चंस होंगे? नहीं होंगे। तो ये चीज का एक्सेप्टेंस है कि एग्जाम में एवरी क्वेश्चन विल नॉट बी अ सीन क्वेश्चन। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल फॉर एनी टीचर टू प्रेडिक्ट the questions which can come in the exam? क्या उनका predictions 100% मैच कर सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल कि से सपोज एक चैप्टर का हमने क्लास में से अबाउट 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किया है, से फॉर एग्जाम्पल, एंड आपने भी एक अच्छे बुक से, राइट, आपने भी एक अच्छे बुक से उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो क्लास में मैंने आपको करीबन 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कराया और आपने भी बुक से, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपने भी बुक से उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। इमेजिन करो कर लिए। ठीक है, तो क्या इज इट पॉसिबल कि जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है बुक से, एक नामी बुक से, और जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाया है उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा? एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कि आएगा, बट क्या इज इट पॉसिबल कि वहीं से क्वेश्चन आएगा? वहीं से क्वेश्चन आएगा मतलब एकदम आएगा ही आएगा वैसा है क्या? नहीं। तो एग्जाम में डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं,
जो कि पेपर सेटर अपने मन से, दिमाग से फ्रेम करके बना सकता है। बिकॉज जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो एक इंसान ही करता है, एंड उनका क्वालिफिकेशंस काफी हाई होता है। ही हैज वेरी हाई नॉलेज बियॉन्ड बुक्स, तो डेफिनेटली ही कैन सेट क्वेश्चंस विच इज बियॉन्ड बुक्स, मतलब जो क्वेश्चंस बुक्स में नहीं है। ठीक है, मैंने अपने मन से वो क्वेश्चंस फ्रेम करके सेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा मेरे को बता, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, मैथ्स अपने कब से पढ़ रहे, कौन से क्लास से पढ़ रहे हैं? से क्लास 2 3 से? तो कभी ऐसा हुआ है कि क्लास 7 के मैथ्स के पेपर में क्लास 9 का मैथ्स पूछ लिया, या क्लास 9 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में क्लास 12 का मैथ्स पूछ लिया? अच्छा, सेम 1 में अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दिए, क्या ऐसा हुआ है कि सेम 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में शेयर्स, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा, है ना? तो जो सेम 1 का क्वेश्चन पेपर था अकाउंट्स का, वो सेम 1 के स्टैंडर्ड का था, हाँ या ना? हर एक क्वेश्चन सेम 1 के स्टैंडर्ड का था, हाँ या ना? जो कि सेम 1 का स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा। ठीक है। यानी कंक्लूजन अपने क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में हम हैं या जिस लेवल में हम हैं, ये चीज पेपर सेटर को भी पता है, तो वो उसी स्टैंडर्ड का, उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट करता है, जो कि आसानी से वो वाले स्टैंडर्ड का स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। आसानी से नहीं तो कम से कम थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को यूज करके सॉल्व कर पाए। एग्जाम है ना, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो एग्जाम्स का हर चीज इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज इट इज अ टेस्ट, इट इज एन एग्जाम, तो यू हैव टू पास दैट हर्डल। बट जो भी है वो आपके लेवल का, आपके स्टैंडर्ड का होगा। यानी अगर आप सेम 6 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस विच हैव कम इन सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप बीकॉम सेम 6 का एफएम का पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपसे सीएस का, सीएमए का या सीए का क्वेश्चंस भी पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? राइट। तो स्टैंडर्ड कैसा होगा? बीकॉम 6, बीकॉम सेम 6 के लेवल का। तो ये चीज अपने को सबको क्लियर है? क्या क्या क्लियर है? कि एग्जाम में क्वेश्चंस डिफरेंट आ सकते हैं। हर क्वेश्चन कैन नॉट बी अ सीन क्वेश्चन। few questions can be seen questions, but every question cannot be seen questions, so we can expect new questions in the exam, even though we have solved good number of questions in the class, as well as self practice from a reputed book. We can still get new questions from the chapter, from any chapter in the exam. Few questions will be seen questions, few questions will be new questions. जो पेपर्स सेटर होते हैं वो काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, तो वो कई बार अपने दिमाग से क्वेश्चंस को फ्रेम करके पेपर में सेट करते हैं। बट जो भी हो, अगर हम बीकॉम सेम 6 का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बीकॉम सेमेस्टर 6 लेवल का ही होगा, ना कि सीए इंटरमीडिएट लेवल का होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसे पता है कि वो बीकॉम का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, तो उसे पता है ये बीकॉम का स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा।
हो सकता है आप उस क्वेश्चन को आसानी से एट वन को सॉल्व ना कर पाओ, बट अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाओगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को यूज करोगे एंड कॉन्फिडेंट रहोगे, तीन चीज, थोड़ा ब्रेन्स को यूज करना है, इंटेलिजेंस को यूज करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है एंड कॉन्फिडेंस रखना है, तो इन सब चीज, ये सब चीज अगर होंगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन में मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिफिकल्टी से हो सकता है गुजरना पड़े, बट आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है, सो वी आर क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम दिस चैप्टर इन 2024 का एग्जाम। ठीक है, डू नॉट जज एनी क्वेश्चन और एनी पर्सन बाय इट्स लुक्स, है ना? तो क्वेश्चन, वेरी ट्रू, डू नॉट जज एनी क्वेश्चन और एनी पर्सन बाय इट्स लुक्स। हो सकता है जो देखने में सीधा साधा हो वो अंदर से बदमाश हो, है ना? राइट, या हो सकता है जो देखने में बदमाश हो वो अंदर से सीधा साधा हो। राइट, तो क्वेश्चंस के साथ भी सेम चीज है ना? इसका एकदम रीसेंट एग्जाम्पल क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन वन, जो कि फोर फीचर री इशू से था, बट क्वेश्चंस को देखकर ऐसा लगा कि नहीं भैया नहीं बनेगा ये नया क्वेश्चन है, मार्केट में नया है। नया है, डिफरेंट है, बट डिफिकल्ट नहीं था वो। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। डिफरेंट था, बट डिफिकल्ट नहीं था। सी, सो 2024 का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन देखने से बिल्कुल नया लग रहा है, देखने से बिल्कुल नया लग रहा है। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस जो पहला लुक होता है, देखने से लग रहा है एकदम नया है। पहला चीज दिमाग में क्या आया? नहीं होगा, यही ना? एंड वी ऑल नो दैट ये जो नहीं होगा वाला चीज इज नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट हु इज गिविंग द एग्जाम, है ना? दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड। कोशिश तो कर सकते हैं अपने, है ना? राइट, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले इंस्टेंस में लग रहा है कि नया क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, सही से सॉल्व नहीं होगा, मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, या नहीं सॉल्व होगा, या अगल बगल को भी नहीं पता होगा। तो काफी सारे नेगेटिव थॉट्स एक क्वेश्चन को लेकर घूम रहे हैं, बट एक पॉजिटिव थॉट ये है कि मेरे को हर हालत में एफएम में ऑन 80, 60 प्लस स्कोर करना है। एक मोटिवेशन है मेरे को सेम सिक्स में हर हालत में एसजीपीए 7 प्लस लाना है मिनिमम। मतलब मेरे लिए 7 से नीचे इज सेमेस्टर नॉट क्लियर्ड। मेरे लिए 7 या उससे ऊपर इज सेमेस्टर क्लियर। तो ये चीज है, तो ये डिटर्मिनेशन है, ये मोटिवेशन है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस होप से कि कुछ ना कुछ अपने सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज स्टेप मार्किंग भी है क्वेश्चन में, है ना? राइट, अब रीड कर रहे क्वेश्चन को। हम्म, ओके, चलो। क्वेश्चन 9, द मैनेजमेंट ऑफ आद्यनाथ लिमिटेड is the deciding
whether they need to change their present capital structure. Capital structure means what? Capital structure means amount of equity, preference, debentures, loan, retained earnings in the capital structure. This is capital structure, right? So, what is the management deciding? They are deciding whether they need to change their present capital structure of 1 is to 1, 1 is to 1 debt equity ratio. यानी debt is to equity is 1 is to 1. डेथ का मतलब क्या? टर्म लोन. डेथ का मतलब क्या? टर्म लोन. ये चीज अपने को पता है. और इक्विटी का मीनिंग अपने क्या समझेंगे? इक्विटी शेयर्स. यही समझ में आएगा. तो इक्विटी का मीनिंग वो अपने रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियोज का जो चैप्टर है उसमें समझेंगे कि इक्विटी स्टैंड्स फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. राइट. बट हियर इक्विटी मींस कैपिटल. ठीक है. सो डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज 1 is to 1. ये प्रेजेंट है. सो 1 is to 1 से क्या मिलेगा मेरे को? नहीं. हाँ तो क्या? हाँ. नहीं. कैसे? ये अमाउंट ऑफ डेट एंड अमाउंट ऑफ इक्विटी 1 is to 1 है. अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ इक्विटी 1 is to 1 है. क्या मिल सकता है इससे? वेरी गुड. अच्छा लग रहा है. आप कोशिश कर रहे. बहुत बढ़िया. आई एम हैप्पी. अमाउंट ऑफ डेट अमाउंट ऑफ इक्विटी का रेशियो. अमाउंट 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 बोल रहा हूं बार बार. तो टेबल आना चाहिए दिमाग में. है ना? टेबल में अमाउंट का अपने क्या करते हैं? वेट से साइन करते हैं. है ना? ये जो रेशियो कैलकुलेट हुआ होगा ये अमाउंट से कैलकुलेट हुआ होगा. यानी अमाउंट ऑफ डेट बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी इज 1 is to 1. और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल है उसमें अमाउंट्स का अपने क्या करते हैं? क्या यूज करते हैं? वेट्स असाइन करते हैं. तो बताओ डेथ का वेट कितना होगा? 1/2. 1/2. 1/2. 0.5. इक्विटी का वेट 1/2. 0.5 plus 0.5 is 1. Summation of weight is 1. यानी इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है. तो रेशियो से हम वेट्स निकाल रहे हैं. क्या समझे? रिपीट करो. इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट्स नहीं दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है. तो रेशियो से अपने वेट्स निकाल रहे हैं. यानी डेथ 1 रुपया है तो इक्विटी 1 रुपया है. रेशियो अगर 1 is to 1 है, डेथ 1 रुपया है तो इक्विटी 1 रुपया है. तो डेथ का वेट क्या होगा? 1/2. इक्विटी का वेट क्या होगा? 1/2. तो ये प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर का वेट है. टारगेट यानी जो कंपनी को बनाना है. टारगेट यानी जो कंपनी को बनाना है. द टारगेट स्ट्रक्चर विल हैव 6
6:4 डेट इक्विटी रेशियो, 6:4 डेट इक्विटी रेशियो। यानी जो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को बनाना है, उसमें डेट इक्विटी रेशियो 6:4 है। यानी डेट का वेट कितना होगा? 0.6, 6/10, 6/10, 0.6। इक्विटी का वेट 4/10, 0.4। बिकॉज अगर रेशियो 6:4 है, यानी डेट का 6 रुपया है तो इक्विटी का 4 रुपया है। हर 4 रुपए इक्विटी के लिए डेट का 6 रुपया है। हर 4 रुपए इक्विटी के लिए डेट का 6 रुपया है। तो डेट का वेट कितना है? 6/10। इक्विटी का वेट कितना है? 4/10। 0.6 एंड 0. समझ में आया? यहां तक डाइजेस्ट हो गया? क्या समझे यहां तक? हम लोग ये समझे कि अभी जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें डेट का वेट 0.5 है, इक्विटी का वेट 0.5 है। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को बनाना है, यानी टारगेट करना है, उसमें कंपनी चाह रहा है कि डेट का वेट 0.6 हो और इक्विटी का वेट 0.4। द डेट फाइनेंसिंग इज डन थ्रू 10% डिबेंचर। ठीक है? डेट का फाइनेंसिंग कैसे हो रहा है? या लोन से हो सकता है या डिबेंचर से हो सकता है। तो डेट का फाइनेंसिंग इस केस में कैसे हो रहा है? 10% डिबेंचर्स से हो रहा है। ये 10% क्या है? इंटरेस्ट का रेट। इंटरेस्ट का रेट। द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ आद्यनाथ लिमिटेड इज ₹23। इज ₹23। अब याद करो मेरा वो वाला क्लास का ज्ञान को। अर्निंग्स पर शेयर ऑफ आद्यनाथ लिमिटेड इज ₹23। तो इसको क्या लेना है? E1। इज है ना? नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में देयर इज नो क्लैरिटी कि ये प्रेजेंट करंट ईपीएस है या एक्सपेक्टेड ईपीएस आफ्टर 1 ईयर है। So when there is no clarity, we take this as the EPS to be used in the formula to calculate KE। तो इसको as it is यूज कर लेना है, इसका E1 कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? The market price per share is, the market price is ₹150 per share। यानी ये क्या है? थोड़ा फास्ट आना चाहिए था और सबसे आना चाहिए था। तो P0 इज ₹150। E, मैं एकदम सेफ खेल रहा हूं। ना E0 लिख रहा हूं ना E1 लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? E23 है। द पास्ट ट्रेंड ऑफ दिस कंपनी शोज 6% ग्रोथ इन अर्निंग्स। यानी ग्रोथ रेट 6% है, 0.06। तो अभी जो लाइन हमने पढ़ा है उससे अपने को क्या मिल जाएगा? के ई मिल जाएगा। के ई का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ई, वेरी गुड, E/P0 प्लस जी। ई कितना है? 23, P0 150, जी इज 0.06।
के निकल गया, निकालो। 21.33%। यस। तो के इज इक्वल टू 21.33%। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%। ठीक है, तो टैक्स रेट 35% है, यानी टी इज इक्वल टू 0.35। कैलकुलेट स्पेसिफिक। देखो, इतने देर से मैं जो लैंग्वेज यूज करते आ रहा था, उसका एप्लीकेशन एग्जाम के क्वेश्चन में आ गया है। अगर मैं इस तरीके से क्लास में नहीं बोलता स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो एग्जाम में आपको ये चीज समझने में थोड़ा फ्रिक्शन होता। कैलकुलेट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, क्या कैलकुलेट करना है? के ई कैलकुलेट करना और के डी कैलकुलेट करना। डिबेंचर्स यूज हो रहा है तो के डी। समझ में आया? यस। यानी जो कैपिटल बिजनेस यूज कर रहे उसका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी उन कैपिटल्स का अपना अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करना। कंपनी डेट और इक्विटी यूज कर रहे हैं, तो इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। डेथ में डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज केडी। तो अपने को के और केडी कैलकुलेट करना है। के हमने कैलकुलेट कर लिया है, 21.33%। केडी कैसे कैलकुलेट करें? केडी कैलकुलेट करने के लिए केवल इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट का रेट को यूज करके केडी कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल है, बस आई इंटू वन माइनस टी। हाँ, बस आई इंटू वन माइनस टी। आई इंटू वन माइनस टी। यस और नो? बिकॉज डेट में डिबेंचर्स यूज हो रहे हैं। डिबेंचर्स जैसे वर्ड अपने सुने, ध्यान से सुनो, डिबेंचर्स जैसे वर्ड अपने सुने, हमारे दिमाग में क्या क्या दौड़ने लग गया? केडी, डिबेंचर्स, रीडी, इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है, ये चीज दिमाग में दौड़ने लग गया। इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है। फिर अपने नेट प्रोसीड्स को ढूंढने निकल गए, फिर अपने रिडेम्पशन वैल्यू को ढूंढने निकल गए, नंबर ऑफ इयर्स ढूंढने निकल गए, इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढने निकल गए। तो अपने को एक भी चीज नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? इंटरेस्ट का रेट और टैक्स का रेट। डिबेंचर्स को देख पढ़ते ही हम केडी के फॉर्मूलाज के बारे में सोचने लगे, है ना? बट हमें एक भी चीज नहीं मिला। मिला तो क्या मिला? केवल इंटरेस्ट का रेट और टैक्स का रेट। अब इंटरेस्ट का रेट और टैक्स का रेट यूज करके केडी कैसे कैलकुलेट करें? आई इंटू वन माइनस टी, है ना? और ये चीज अपने अभी इस क्वेश्चन में नहीं सीख रहे, ये चीज ऑलरेडी अपने अप्लाई कर चुके हैं इन द प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चंस में, फ्यू आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में। ये रहा, है ना? सेकंड क्वेश्चन में देखो, फ्लिप द पेजेस एंड चेक क्वेश्चन टू में केडी हमने कैसे कैलकुलेट किया था, उस समय क्या समझाया था, है ना? तो ये चीज तो अपने अगर अगर अपने एक एक क्वेश्चन को अच्छी से रिवाइज करके जाए, समझ में स्टार्टिंग का भी जो क्वेश्चन है वो किस हद तक इंपॉर्टेंस रख सकता है। डिबेंचर्स पढ़ते ही
स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, केडी, और डिबेंचर्स के बारे में वो कैसे सोच रहे हैं, इरिडीमेबल रिडीमेबल। तो उसका दिमाग क्या सर्च कर रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट, नेट प्रोसीड्स, रिडेम्पशन वैल्यू, एन। बट कुछ भी नहीं मिला, इंटरेस्ट का अमाउंट भी नहीं मिल सकता, बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट के लिए डिबेंचर्स का अमाउंट चाहिए, डिबेंचर्स का अमाउंट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे? तो एक भी चीज नहीं मिला। क्या मिला? सिर्फ इंटरेस्ट का रेट और टैक्स का रेट। तो इंटरेस्ट का रेट और टैक्स का रेट यूज कैसे कर सकते हैं केडी कैलकुलेट करने के लिए? केडी इज इक्वल टू आई इंटू वन माइनस टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे केटीएल कैलकुलेट कर। और आप लोग को शायद याद होगा कि केटीएल का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो डिबेंचर से डिराइव किया था। उसका काफी बड़ा एक्सरसाइज अपने किए थे, पूरा क्लास उसमें इन्वॉल्व था, वो गेम खेले थे अपने। यस और नो, है कि नहीं? तो वो काफी अच्छा एक्सरसाइज हुआ था, बिकॉज केटीएल का फॉर्मूला जन्म कहाँ से लिया था? केडी से लिया था। तो वी ऑल नो दीज कॉन्सेप्ट्स। यस और नो? ओके। तो समझ में आ गया कि केडी इज इक्वल टू आई इंटू वन माइनस टी, विच इज 10 इंटू वन माइनस 0.35। कितना आ रहा है? 6.5। समझ में आ रहा है ना? अपने लिखेंगे केडी इज इक्वल टू आई इंटू वन माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू वन माइनस 0.5 इज इक्वल टू 6.5। ठीक है। ए वाला क्लियर हो गया? ठीक है। ए हो जाएगा ना? क्या क्या चीज नया मिला अपने को? अगर अपने खाली ए का बात करें, ए का, जस्ट ए का बात करें, जिसमें पूछा है कैलकुलेट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि के ई के डी कैलकुलेट करना है। तो क्या जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम के ई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्या एग्जाम में? कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। फिर केडी, केडी के लिए केवल इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट दिया हुआ है, और ऑलरेडी अपने क्वेश्चन टू में इस चीज को यूज करना सीखें। तो अपने जो क्लास में किए हैं उसके बेसिस में हम के ई के डी दोनों कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना? दोनों कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने तो आपको ई वन ई जीरो का झमेला भी दूर कैसे करना है वो भी बता दिया था। तो उसको लेकर भी आपके मन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ए हो जाएगा, है ना? देन determine the present and target cost of capital of Adyanath Limited. Determine the present and target cost of capital of Adyanath Limited. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज है? क्या पूछ रहे हैं? वैक ही पूछ रहे हैं, केवी पूछ रहे हैं? ऑब्वियसली ना, बिकॉज केई केडी ऑलरेडी पूछ चुका है, वो कैलकुलेशन हो चुका है। तो अगर बी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांग रहे हैं तो वो ऐसा नहीं, तो क्या मांग रहे हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के ओ, डब्ल्यू ए सी सी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांग रहे हैं। क्या बोले? प्रेजेंट एंड टारगेट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अपने को वेट्स चाहिए, और वेट्स
हमने निकाल लिया है। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में वेट क्या है? 0.5 एंड 0.5। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर में वेट्स क्या है? 0.6, 0.4। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? वेट्स इंटू एक्स करके समेशन करना है। समेशन डब्ल्यू एक्स याद करो, है ना? तो वेट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके समेशन करना है। वेट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके समेशन करना है। वही है मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए टेबल बना लेंगे। टेबल में कौन सा कॉलम नहीं होगा? अमाउंट का कॉलम नहीं होगा। वेट्स का कॉलम तो होगा ही, बिकॉज वेट्स है। सिर्फ अमाउंट नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से किस पॉइंट से डिफरेंट हो गया? अमाउंट नहीं दिया हुआ है, रेशियोज से अपने वेट्स असाइन कर रहे हैं। ठीक है। जनरली अपने क्या करते हैं, अमाउंट से वेट्स असाइन करते हैं। इस क्वेश्चन में अमाउंट है ही नहीं, रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो से वेट्स असाइन कर रहे हैं। अब एज अ स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा, बी वाले पार्ट। मैं पढ़ा डिटरमाइन द प्रेजेंट एंड टारगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ आद्यनाथ लिमिटेड। मैं पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने देखा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की केडी पूछ लिया है। तो मैं ये समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांग रहा है, प्रेजेंट एज वेल एज टारगेट। फिर मैं ये सोचा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए वेट्स चाहिए। तो मैं वेट्स को ढूंढ रहा हूं, वेट्स को ढूंढ रहा हूं, मैं वेट्स को ढूंढ रहा हूं। वेट्स को ढूंढने के लिए मेरे को अमाउंट चाहिए। अमाउंट क्वेश्चन में है ही नहीं। कैपिटल का वेट्स चाहिए, बट मेरे को कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। तो मैं समझ जाऊंगा कि हो ना हो, रेशियो से ही वेट्स निकालना है। नहीं समझा मैं जो कहना चाह रहा हूं? हो ना हो, रेशियो से ही वेट्स निकालना है। एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आपको कि मैं अगर एग्जाम में बीकॉम कर रहा होता और मैं इस क्वेश्चन को फेस कर रहा होता, तो मेरा क्या सोच होता उस टाइम। तो मैं समझ जाता कि जो रेशियो दिया हुआ है वहीं में से वेट्स को निकालना है। तो अगर डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है, यानी डेथ का अमाउंट बाय इक्विटी का अमाउंट 1/1 है। यानी डेथ का अमाउंट अगर 1 रुपया है तो इक्विटी का अमाउंट भी 1 रुपया है। तो डेथ का वेट क्या होना चाहिए? 1/2। इक्विटी का वेट क्या होना चाहिए? 1/2। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर में डेथ इक्विटी रेशियो 6/4 है। यानी डेथ का अमाउंट अगर 6 रुपया है तो इक्विटी का अमाउंट 4 रुपया। रेशियो का मतलब तो वही हुआ ना। यानी डेथ का रेशियो इज 6/10 एंड इक्विटी का वेट इज 4/10। 0.6, 0.4। ये सुनो। तो इस तरीके से सोचेंगे ना अपने एग्जाम में। ये ट्रेनिंग चल रहा है। इस तरीके से मैंने आपको नए क्वेश्चंस के लिए ट्रेन किया कि नया क्वेश्चंस जब इस तरीके से फेस करोगे एग्जाम में, इससे पहले तो अपने खुद डिस्कस किए, अग्री किए कि एग्जाम में नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आने भी आएंगे ही, डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में बोलकर। तो अगर आएंगे तो कैसे सोचना है, वो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रेनिंग चल रही है। समझ में आया? राइट। तो उसके लिए टेबल बना देंगे, WACC। ठीक है। ओके। समझ में आया ना? चलो, अभी क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पार्ट ए पार्ट बी कर रहे हैं, फिर पार्ट सी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है,
ये कम्युनिटी में सबके पास है, तो मैं क्वेश्चन को लिखा नहीं रहा हूं, खाली रेफरेंस दे दे रहा हूं कि 2024 का एग्जाम क्वेश्चन है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी में डाला हुआ है, तो सभी के पास वो अवेलेबल है। ठीक है, तो एज सच आपको क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, बट अगर आपको इच्छा है तो आप जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले क्या निकाले? वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट है काफी। ईपीएस 23, P0 150, G is 0.06, I is rate of interest। इतना इजीली सॉल्व हो गया ना। फिर अपने प्रेजेंट WACC एंड टारगेट WACC कैलकुलेट करेंगे। इसमें सिर्फ कौन सा कॉलम नहीं बनेगा? अमाउंट का कॉलम नहीं बनेगा। समेशन ऑफ वेट हमेशा 1 होता है।
यहां तक हुआ। एक बार होने पर बोलना मेरे को। एक हल्का सा एक चीज बताऊंगा मैं। टारगेट करने से पहले, टारगेट WACC कैलकुलेट करने से पहले एक चीज बताना। अगर, देखो ना, जस्ट ऑब्जर्वेशन, देखो सब कोई, इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा हूं। जैसे KO वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट, सो वेट वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल का समेशन ही तो करना है ना। यही तो करना है ना। यही तो हो रहा है ना। ठीक है, कर सकते हैं ना, करना नहीं है ऐसे। समझा रहा हूं एक चीज। तो KO इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेथ इंटू कॉस्ट ऑफ डेथ। ये तो हो गया ना समेशन WX। एक्स क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करते समेशन करना है ना। इसी तरीके से सो ऑन, ध्यान सुनो। KO इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ प्रेफरेंस इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्लस वेट ऑफ डेथ इंटू कॉस्ट ऑफ डेथ, प्लस वेट ऑफ टर्म लोन इंटू कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, प्लस वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इंटू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सब चीजें क्यों बताई जा रही है आपको? जहां तक पॉसिबल हो सके मैं 100% कंसेप्ट देने का पूरा चेष्टा कर रहा हूं, ताकि अगर क्वेश्चन डिफरेंट आता है तो ये सब चीज आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? हाँ, चलो। टारगेट निकालो। आपने वेट्स गलत ले लिया होगा। इक्विटी का वेट है 0.4। इसमें गलती मत कर देना भाई। इक्विटी का वेट है 0.4, डेथ का वेट है 0.6।
ठीक है। लिख रहे आप? क्या लिखा आपने? कौन सा कलर का पेन है आपका? कौन सा कलर का पेन है? अच्छा, कॉपी। आज लास्ट क्लास है, थैंक गॉड। ओहो। एक पल के लिए आपने तो खुशी का दिया जला दिया था। ओह। हाँ, कोई नहीं। ठीक है, डन। कैसे सोचना एग्जाम में समझ में आया ना? तो खाली सम सॉल्व नहीं हो रहा है, एग्जाम के लिए ट्रेन भी किया जा रहा है कि अगर नए टाइप का क्वेश्चंस आता है तो एज अ स्टूडेंट आपको किस वे में सोचना है, जिससे कि आपको क्लू मिलते चल जाए आगे बढ़ने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। राइट। अभी एक ऑब्जर्वेशन करना है अपने को, और एकदम 100% आपको देना है। सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुनना, हाँ, एकदम 100%, जब भी क्लास में कुछ करना है 100%, बिकॉज 1.5 2 घंटे का टाइम मिलता है साथ बिताने के लिए। तो आप लोग इसे एज अ क्लास मत लिया करो, क्लास के साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रहा है। तो सपोज, इमेजिन, रियलिटी क्या है कि यू हैव क्रैक्ड कैट। नहीं पता कैट क्या होता है? इमा, पूरा इज्जत का वाला पूरा मूड बिगाड़ दिया। कैट सुनते आपको बिल्ली याद आया होगा। ओ अच्छा। तो कैट सबसे डाउट्स पूछती है मियाओ मियाओ करके। तो कैट जिंदा है ना? सही सलामत है तो कैट? हाँ, एग्जाम वाला कैट। ठीक है, तो एग्जाम, यू हैव क्रैक्ड कैट। ठीक है, इमेजिन करो एकदम हकीकत में ये चीज हो गया है कि बीकॉम में यू हैव गॉट अ वेरी गुड स्कोर, कैट में यू हैव क्रैक्ड कैट, एंड यू गॉट अ कॉल। व्हाट इज द टारगेट बी स्कूल? आईएम्स अहमदाबाद। ठीक है, आईएम्स अहमदाबाद से आपको कॉल आ चुका है, यू आर सिटिंग फॉर द इंटरव्यू राउंड। ठीक है, पैनलिस्ट ने आपसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या सिचुएशन है? अभी आप एकदम समझ कि आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हो, और आपको किसी भी हालत ये इंटरव्यू क्रैक करना है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बिकॉज आई एम अहमदाबाद से अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो फिर तो देर इज नो लुकिंग बैक इन लाइफ। ठीक है, बिकॉज वेयर देर इज मनी देर इज नो लुकिंग बैक, है ना? वेरी गुड रियलिटी। ठीक है,
तो वो क्या करता है, आपके सामने ये दो टेबल प्रेजेंट कर देता है। ये दो टेबल प्रेजेंट कर दिया आपके सामने, और आपसे की ऑब्जर्वेशंस पूछता है। की ऑब्जर्वेशंस पूछता है। तो व्हाट आर योर की ऑब्जर्वेशंस? करो। एक्सेलेंट। तो पहला की ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो कितना तन के बैठ गया वो। एक की ऑब्जर्वेशन सही बताने से, है ना? एक्सेलेंट। तो पहला की ऑब्जर्वेशन है कि टारगेट WACC has decreased, is less than the present WACC. So I'm taking the interview. Suppose I'm taking I'm the interviewer and you are sitting for the interview. ठीक है? तो आपने पहला की ऑब्जर्वेशन बताया कि टारगेट WACC is less than present WACC. One of the key observation. Now my question is it good for a firm or bad for a firm? Yes, absolutely correct. Good for a firm because every firm will try to reduce its overall cost of capital. ठीक है? तो टारगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तभी तो कंपनी टारगेट कर रहा है ना भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए। Now my question is, what could be the possible reason? Increase in debt. Reason is increase in debt. To explain. Hmm. Debt, he correctly said डेट का वेट्स को बढ़ा दिया है, डेट्स का वेट को बढ़ा दिया है, दैट इज व्हाई इट हैज रिजल्टेड इन अ लोअर WACC KO. तो इंटरव्यूअर इज नाउ आस्किंग व्हाट इज द रीजन, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। उल्टा बोल दिया आपने। हम्म। हम्म। हाँ, तो डेट का वेट को बढ़ा दिया है विच हैज रिजल्टेड इन अ लोअर KO। ठीक है? एक्सप्लेन। आप जो बोला है वो करेक्ट है, उसी को थोड़ा कंसेप्चुअलाइज करके, इलैबोरेट करके बताने का कोशिश करो। आपने जो बोला वो अभी मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। वो ऑलरेडी 10 बार डिस्कस हो चुका है। जितना उसका वेट नहीं उतना बार डिस्कस हो चुका। उससे हट जाओ। नहीं बेटा, नहीं।
हिंट, हिंट। आप अटक गए तो इंटरव्यूअर आपको हिंट दे रहे हैं कि आप ये देखने के लिए कि आप हिंट को भी कैच करते हैं कि नहीं। क्या लगता है कंपनी ने अपने टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का वेट क्यों बढ़ाया होगा? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। डेट का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इट इज वेरी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है केडी 6.5 है, इट इज वेरी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि 21.33% है, विच मीन्स डेट is a cheaper source of finance. Debt is a cheaper source of finance. चीपर मतलब समझ में आ गया, सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर अपने सस्ते चीजों की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कम होगा। डेट सस्ता है, उसकी संख्या को बढ़ा दिए, वेट्स बढ़ा दिए, तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। समझ में आया? क्या क्या समझे आपने? सबसे पहले तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि टारगेट केओ इज लेस देन प्रेजेंट केओ, जो कि कंपनी चाहता है। कंपनी क्या चाहता है कि इसका केओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। तो कंपनी ने टारगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर किया है, करने का कोशिश करेगा। कैसे? कैसे? डेट डेट का वेट को बढ़ाकर। कंपनी ने डेट का वेट को क्यों बढ़ाया? बिकॉज डेट सस्ता है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, दैट इज वाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के चैप्टर में ये चीज मैंने चीख चीख कर बोला है। जिन्होंने वीडियोस को देखा है, दे शुड बी एबल टू रिकॉल। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्या है ये जो चीज, ये डिस्कशन हो गया। ठीक है, कंप्लीट है ये डिस्कशन। नाउ टेल मी, ये जो अपने अभी डिस्कस किए, अभी जस्ट जो डिस्कस किए, ये बेसिकली क्या बता रहे हैं? मतलब इसको क्या अपने कोई भी प्रीवियस चैप्टर से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? ये जो चीज अपने एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए, इसका कोई प्रीवियस चैप्टर से अपने। हाँ, रिस्क बोलो, लेवरेज तो आगे सही जा रहा है। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है। रिस्क मींस लेवरेज। लेवरेज मींस लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट विथ लिटिल एफर्ट। तो इधर में फाइनेंशियल लेवरेज का काम हो रहा है। डेट इंक्रीज करके कंपनी ने फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज कर दिया। डेट इंक्रीज करके कंपनी ने फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज कर दिया। रिस्क यानी फाइनेंशियल लेवरेज। समझ? तो लेवरेज के वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, घटेगा। ये सब चीज कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में बताया हुआ, कनेक्टेड चैप्टर है। इसलिए मैंने कहा कि इस चैप्टर के करते करते कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का चैप्टर को कर लेना चाहिए।
तो कनेक्शन सेट होकर अपने को जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। मैंने ये भी कहा था हर चीज को करने का एक सही टाइम होता है। सही टाइम से करने से वो तुरंत तुरंत वन फ्लो में समझ में आ जाएगा कम टाइम में। है ना? लेवरेज का ही काम हो रहा है ना। तो अब पार्ट सी, हाउ द शेयर होल्डर्स आर गेटिंग अफेक्टेड। How the shareholders are getting affected on the proposed capital structure, considering the risk perspective of the company. तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? नहीं, वो नहीं है आंसर। हाउ द शेयर होल्डर्स, ये क्वेश्चन से कनेक्टेड है। हाउ द शेयर होल्डर्स आर गेटिंग अफेक्टेड अंडर द प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसिडरिंग द रिस्क परसेप्टिव ऑफ द कंपनी। नहीं समझ में? इंग्लिश को हिंदी में मान में कन्वर्ट करो। हाउ द शेयर होल्डर्स आर गेटिंग अफेक्टेड अंडर द प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है? कंसिडरिंग द रिस्क पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में रिस्क इज मोर, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी इज बिकमिंग मोर रिस्की फॉर द शेयर होल्डर्स टू पुट देयर मनी इन, एज सिंपल एज दैट। वही तो बताना, क्वेश्चन में ही आंसर है। हाउ द शेयर होल्डर्स आर गेटिंग अफेक्टेड अंडर द प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसिडरिंग द रिस्क पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो अपने को रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो अपने को ये देखना है कि प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में रिस्क बढ़ा है या घटा है। बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिकॉज डेथ की संख्या, क्वांटिटी, रेशियो बढ़ा है। डेथ बढ़ा है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा है, तो कंपनी इज मोर रिस्की, हैज बिकम मोर रिस्की फॉर द शेयर होल्डर्स टू पुट देयर मनी इन। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? वही तो, शेयर होल्डर्स मींस इक्विटी। बस, रिस्क डेट के वजह से बढ़ता है, इक्विटी की वजह से रिस्क नहीं बढ़ता। इक्विटी तो ओनर्स ही है, ओनर्स ही तो रिस्क ले रहा है डेथ लेकर। ठीक है, सी में लिखना है। समझ में आ गया ना? कमेंट पूछा है बस। सी में क्या लिखना है? लिखो। इन द प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, द रेशियो ऑफ डेथ हैज increased and therefore the financial risk has also increased। इधर में जो
फाइनेंशियल लेवरेज जो फेवरेबली काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, फेवरेबली कैसे काम कर रहा है, बिकॉज केओ कम हो रहा है। बट अपने को इतना एक्सप्लेन नहीं करना है अपने को। वो एग्जामिनर क्या देखेगा, ये देखेगा। वो रिस्क के बारे में पूछा है, आपको डेट इक्विटी रेशियो में कौन सा रिस्क नजर आता है, ऑपरेटिंग रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वो बड़ा है या घटा है? बड़ा है क्योंकि डेट बड़ा है। तो वही बताना है कि डेट बढ़ा है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा है, बस। फाइनेंशियल रिस्क वर्ड आपने यूज किया, इंक्रीज यूज कर दिया, बस। यू विल गेट द मार्क्स। ओके। तो डेफिनेटली अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट इफ वी आर कॉन्फिडेंट, if we use the concepts along with our intellectual properly, then we can easily solve this question, because question में ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं था, ज्यादा एप्लीकेशंस थे। ठीक है। अब मार्किंग क्या है देखो, दिस ओनली अ सीयू एग्जामिनर कैन शो यू। ठीक है। तो यार प्रिविलेज्ड। तो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल केडी केई कैलकुलेट करने के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, केडी केई दोनों मिलाकर 2 मार्क्स। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टारगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स फॉर प्रेजेंट, 3 मार्क्स फॉर टारगेट। वाई? कैलकुलेशन तो इजी था, वाई 3 मार्क्स? वेट्स असाइन कैसे करता है स्टूडेंट, वो टेस्ट करना है। क्या रेशियो से वेट्स असाइन कर पा रहा है, वो चीज एग्जामिनर को टेस्ट करना है। तो इसलिए मार्क्स का वेटेज भी बढ़ा दिया। 3 3 मार्क्स, यानी ये टोटल 6 मार्क्स का हो गया। 3 + 3 एंड 2 मार्क्स फॉर द कमेंट, जिसमें अपने को फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में इंक्रीज, बस। दीज आर द कीवर्ड्स, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज, दीज आर द कीवर्ड्स, 2 मार्क्स। अंडरस्टूड? क्लियर? यानी ये गलत है। 2 मार्क्स इसके लिए है, 3 मार्क्स इसके लिए, 3 मार्क्स इसके लिए एंड 2 मार्क्स उसके लिए। वेट, समझ में आया? क्या लगता है? व्हाट आर योर थॉट्स, केशव? क्या लगता है इस क्वेश्चन को लेकर? आप बताओ। हम्म। करेक्ट। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना अपने को। क्वेश्चन 14 ये सीबीसीएस के लिए अपने नहीं करेंगे। क्वेश्चन 15, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है ना? मार्जिनल स्टैंड्स फॉर चेंज। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स व्हाट? द चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब चेंज होगा? when the company takes additional new finance, तभी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा ना। मार्जिनल मींस चेंज। तो
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज कब होगा? व्हेन द कंपनी टेक्स एडिशनल यानी न्यू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, नया फाइनेंस जब लेता है तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदल जाता है। तो जो नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नया फाइनेंस लिए, उसका नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा, वो नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? नया कैपिटल आने से जो नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी चेंज हुआ हुआ। ठीक है, न्यू वन, न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें जैसे एडिशनल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया ना कंसेप्ट? वो कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इसका सम्स अपने को नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 दोनों ही नहीं करना है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस अब एग्जाम में टेस्ट नहीं होते, नहीं आएंगे, श्योर है। बट अगर मेरे को क्वेश्चन 16 और 17 समझना है तो कैसे समझे? जैसे डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या? डेट इज 10% ऑफ टोटल कैपिटल। 10% मीन्स 0.1। तो 0.1 क्या है? वेट ऑफ डेथ, यानी वेट ऑफ डेथ इज 0.1। तो कैपिटल में या तो डेथ इक्विटी होता है, ये भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में किया। कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ डेथ एंड इक्विटी। तो अगर डेथ का वेट 0.1 है तो इक्विटी का वेट 0.9 होगा। समेशन ऑफ वेट इज इक्वल टू 1। एंड कैपिटल में डेथ इक्विटी होते हैं, तो डेथ का वेट 0.1 है तो इक्विटी का वेट 0.9 होगा। ये कॉस्ट ऑफ डेथ दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है। ये अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग वेट्स, अलग अलग कॉस्ट ऑफ डेथ, अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अपने को हर सिचुएशन के लिए क्या निकालना है? केयू निकालना है। केयू कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ डेथ इंटू कॉस्ट ऑफ डेथ प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। है ना, अभी जो जस्ट जो सीखा, राइट? केयू कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ डेथ इंटू कॉस्ट ऑफ डेथ प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सबका केयू निकाल लेना है। अगर आपको चूज करने के लिए दिया तो आप कौन सा केयू को चूज करोगे जो सबसे कम होगा? तो जब केयू सबसे कम है, केयू जिधर सबसे कम है उधर ही कंपनी का बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। मतलब जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में केओ कम आ रहा है वही कंपनी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ये चीज भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में किए हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज कर लो, वो बहुत काम आएगा। तो जिधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है, ओवरऑल केओ कम है, वही कंपनी का बेस्ट डेट इक्विटी रेशियो है, वही कंपनी का बेस्ट ओवरऑल, वही कंपनी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? सो डेट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, वैसे अपने को वेट ऑफ डेट पता चल जाएगा और अपने वेट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, केओ निकाल लेंगे। केओ जिधर सबसे कम आ रहा है वही कंपनी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। सपोज इस पॉइंट में केओ सबसे कम आ रहा है, यानी बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 10% डेथ
90% इक्विटी। 10% डेट, 90% इक्विटी। समझ में आया? वही चीज है, इसको ट्राई कर सकते बट नॉट रिक्वायर्ड। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि अपने को बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेथ दिया हुआ है, तो हमेशा अपने आफ्टर टैक्स निकालते हैं। कैसे? आई इंटू वन माइनस टी करके। ये सब आई है, टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल, तो 9 इंटू 1 माइनस 0.4 कितना आ रहा है? 6 पॉइंट, हाँ, 5.4। ये भी 5.4, 5.4 है ना? 6, 6.6, इस तरीके से। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेथ निकाल लेंगे, केडी, केई दिया हुआ है। इधर से अपने वेट ऑफ डेथ एंड वेट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। यही तो ऑब्वियस सा बात है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस व्हाट, ये भी तो कॉन्सेप्ट में बताया है। बेसिकली इट इज व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डेथ के केस में, जैसे इक्विटी के केस में इट इज रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस के केस में इट इज रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ये जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस सॉल्व किए थे उसमें भी ये चीज दोबारा समझाया था, है ना? क्लियर? सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू डू इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हर एक पॉइंट को कवर किया है, सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सब तरीके से आपको ट्रेन किया है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्या पैटर्न रखना है सोचने का, सॉल्व कैसे करना है। तो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गिवन द इम्पोर्टेंस एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन द एग्जाम। कंपलसरी 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही है, और डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, जैसा कि हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर में देखा। समझ में आया? हाँ, कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। आई होप सबको आज का क्लास समझ में आया। यस, नो? सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जिसको डाउट है दे विल स्टे बैक, रेस्ट में चूज टू लीव। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड बाय।